इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। इसमें पिछले सालों पूछे हुए क्वेश्चंस भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। और इन क्वेश्चंस को हम 1 घंटे के अंदर सॉल्व करेंगे और आपका भी एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा एग्ज़ाम देने से पहले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं रियल नंबर्स। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो p ये है, q ये है, हमने इनका एलसीएम फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर हमारे पास p है 18 a स्क्वायर b की पावर 4। 18 क्या होता है? 18 होता है 2 की पावर 2। देखो 18 अगर हम देखें 2 3 यानी 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू ए स्क्वायर बी 4। और q होता है, q है यहाँ पे 20 a क्यूब b स्क्वायर। 20 होता है 2 की पावर 2 इंटू 5, क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है, इंटू 5 20 हो गया। और इसका एलसीएम जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें हम बड़ी पावर लिखते हैं। 2 की बड़ी पावर यहाँ पे 2 है, साथ में 3 भी आएगा, साथ में 5 भी आएगा, a की बड़ी पावर आएगी और b की भी बड़ी पावर आएगी। तो ये हुआ 2 जा 4, 5 को 20 और ये 9 इंटू 20 हुआ 180 a क्यूब b 4। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये कहा गया है कि इनका एचसीएफ और इनका एलसीएम m और n है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले इनका एलसीएफ और एचसीएम निकालते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम निकालते हैं। 98 है क्या? $49 7 2 इंटू 7 स्क्वायर और 28 होता है 2 इंटू 2 इंटू 7 यानी 2 स्क्वायर 7। इनका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होता है छोटी पावर, तो 2 की छोटी पावर यहाँ पर ये है और 7 की छोटी पावर ये है, यानी एचसीएफ हो गया 14। एलसीएम के लिए बड़ी पावर देखते हैं, 2 की पावर 2 7 पावर 2 और ये होगा 7 4 इंटू 49 यानी 196। अब ये कहा गया है कि ये तो है m और ये है n और हमने फाइंड करना है वैल्यू n माइनस 7 m की, यानी 196 माइनस 7 इंटू 14 196 माइनस 98 यानी 98। इसका आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, अगर ये है तो n की वैल्यू क्या होगी ये हमने बताना है। तो यहाँ पर -1 की पावर n प्लस, ये जो है इसको हम +1 लिख सकते हैं, बिकॉज -1 की पावर जब इवन होती है तो ये प्लस में 1 होता है और -1 की पावर जब ऑड होती है तो ये -1 होता है। बिकॉज इवन पावर है +1 होगा। अब -1 की पावर n इज इक्वल टू -1 और ये तभी पॉसिबल है कि जब n ऑड है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, इन दोनों के बीच हमने एक रैशनल नंबर बताना है। तो देखो √3 होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.7, √5 होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.2। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे √2 होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.4, ये 3 याद रख लो आप। इनके बीच रैशनल नंबर ये वाला है, ये रैशनल है और इनके बीच है, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इनका एचसीएफ और एलसीएम दिया है और हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे 2 नंबर हमारे पास तो हैं जिनका एचसीएफ और एलसीएम दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स जिनका एचसीएफ और एलसीएम है। एचसीएफ है 40 और एलसीएम है 252 इंटू के, और जो 2 नंबर्स हैं, एक है 2520, दूसरा है 6600।
तो यहाँ पे k हो जाएगा इंटू अपॉन 40 इंटू 252। 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 4 से इसे काटेंगे तो आएगा 1650। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दीज। तो हमने बताने कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है और इससे डिविजिबल है। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं कि इनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का ये भी तरीका है, या हम उस तरह से भी कर सकते हैं कि 16 होता है 2 की पावर 4, 20 होता है 2 की पावर 2 इंटू 5 एंड 50 होता है 2 इंटू 5 का स्क्वायर। जैसे भी आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम यहाँ पे आएगा 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 4 है एंड 5 की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये हुआ 400। अब आप नोटिस करेंगे कि 400 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये 400 हुआ ना, समझ रहे हो? ये हुआ 16, ये हुआ 25, मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा। अब आप नोटिस करो कि 400 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, अपने आप में। ये 20 का स्क्वायर होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमारे पास 400 तो है नहीं, तो फिर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे एक ऐसे नंबर का जो खुद में परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये तो देखो परफेक्ट स्क्वायर है। जब इसमें परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तभी आंसर परफेक्ट स्क्वायर आएगा, और इसके लिए हम मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ऑप्शन देखें, ये तो सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा, बट 3 का कर नहीं सकते, परफेक्ट स्क्वायर का करना है। यह भी नहीं होगा क्योंकि 6 का भी नहीं कर सकते, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, है ना। 6 4 जो 24। ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई अगर होगा तो 3600 आ जाएगा, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। हमारे पास है, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। पहले 2 से किया 2001, 2002, 2 से किया 1001। अब ये 7 से जाएगा तो आएगा 143, ये जाएगा 11 से तो ये हुआ 13, फिर 13 से जाएगा तो ये हो गया 2 की पावर 2, 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर दिए हैं। तो जो एक्सपोनेंट्स हैं उनका सम क्या होगा यहाँ पे? तो एक्सपोनेंट एक 2 है, एक 1 1 1, ये हो गया 5। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ HCF द HCF ऑफ दिस, इनका HCF क्या है? तो यहाँ पर HCF का नॉर्मल जो भी आप तरीका अप्लाई करना चाहो, एक जो हमारा नॉर्मल तरीका है ही कि हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिखें और फिर करें। लेकिन देखो ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसमें आप शॉर्टकट तरीका अपना सकते हो रफ में उनको, क्योंकि वर्किंग तो दिखानी है नहीं हमें। तो एक काम करो, मैं एक तरीका बताता हूँ आपको HCF निकालने का, सिंपल तरीका है। HCF में क्या करना होता है कि आप डिवाइड करो, पर ऐसे नंबर का डिवाइड करो जो सबको डिवाइड करे। तो यहाँ पे 2 से कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 10 से कर रहा हूँ क्योंकि 10 सबको डिवाइड कर सकता है। अब इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो सबको डिवाइड करे। भाई 2 से अगर आप सोच रहे हो तो केवल इसको करेगा ना, सबको नहीं करेगा, तो यहाँ पे रुक जाएंगे। 10 इसका HCF है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इनका एलसीएम। तो देखो, अगर हम पहले, सबसे पहली बात तो ये कि इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम। हमारे पास है 3780, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है। हम यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फाइव से, फिर इसके बाद ये होगा 3 से, तो 6 3, फिर 3 से होगा 2 1, फिर 3 से होगा 7, और फिर 7 से 1,
तो बेसिकली जो इसका एलसीएम है वो आ गया है, मतलब यही है, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स तो किए, एलसीएम तो ये है ही 2 की पावर 2 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। और अगर इनका एलसीएम आप सोचें तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो इनका एलसीएम अगर आप निकालने की सोचते तो सबसे बड़ी पावर देखते हैं, 2 की बड़ी पावर तो यहाँ पे देखो क्या है, यही आएगा, है ना। 5 ठीक है, 7 ठीक है, वो यहाँ पे आ रखा है, लेकिन 3 की पावर यहाँ पे 3 क्यों आया भाई, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 इसीलिए आया बिकॉज यहाँ पे x की पावर 3 रहा होगा तभी तो आया। तो यहाँ पर जो x, यहाँ पे 3 की पावर में जो x है वो एक्चुअल में x की जगह पे 3 रहा होगा, तभी तो एलसीएम में 3 आया, 3 की पावर 3, तो इसका मतलब ये है कि x 3 है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर इज, यानी यहाँ पे नंबर तो इरेशनल होने चाहिए लेकिन उनको मल्टीप्लाई करके एक रैशनल नंबर आना चाहिए, तो ऐसा कौन है। देखो ऑप्शन ए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों रैशनल नंबर हैं, दोनों ही, क्योंकि दोनों का रूट पूरा पूरा आ जाता है। यहाँ पर ये है तो ये इरेशनल नंबर, लेकिन जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी इरेशनल आएगा, तो यानी ये भी नहीं है। यहाँ पर ये ऑप्शन सही है बिकॉज ये इरेशनल ये इरेशनल, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 81 आएगा जो कि 9 एक रैशनल होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हमारे पास पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर हमने इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं, तो इसके ज़ीरोस फाइंड करने का एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे इनको पुट करते जाएं और देखते हैं ज़ीरो कब आए, लेकिन बेस्ट है कि इसके फैक्टर्स ही कर लो, आसान है इसके फैक्टर करने। हमारे पास है 2x² माइनस 3x माइनस 9, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 18 के फैक्टर करो, माइनस करके 3 आए तो 6 इंटू 3, तो 6 एंड 3 याद रखना, तो ये हुए 2x² माइनस 2x कॉमन x माइनस 3 प्लस 3 कॉमन x माइनस 3, और अब यहाँ पे हम x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2x प्लस 3, और इसको ज़ीरो रखेंगे तो x आ जाएगा 3, और इसे ज़ीरो रखेंगे तो x आ जाएगा -3/2, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज √2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। देखो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस -b/a होता है, यहाँ पे ये a है, ये b होता है, ये c होता है, तो यानी b है k √2/2, और ये किसके इक्वल है, ये √2 के इक्वल है। माइनस से माइनस कटा, यहाँ पे √2 से √2 कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, k2 आ गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस सच दैट दिस देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो देखो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ जीरोस है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, वो हम यहाँ से निकाल देंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, यानी -6/3, तो ये आ जाएगा -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है c/a, यानी k/3, तो वो हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस k/3 इज इक्वल टू -2/3, k/3 2 उधर जाएगा, 6 - 2 हुआ 4/3, और फिर 3 से 3 कट जाएगा, k4 आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये है अल्फा बीटा, एलसीएम आया बीटा प्लस अल्फा, ऊपर आप देख सकते हैं सम ऑफ जीरोज है, नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज निकलेगा -b/a, दिस इज b, दिस इज a, यानी 3/5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, यानी -7/5,
वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा -3/5, अल्फ़ा बीटा -7/5, माइनस से माइनस कटा, 5 ये ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा, तो वो कट जाएंगे 5 यहाँ से, और आंसर आ जाएगा 3/7। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। देखो, जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन कैसे निकलती है, ध्यान से देखो। ये है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इंटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर x² माइनस सम है 7 + 1/7 इंटू एक्स, प्रोडक्ट 7 × 1/7, ये कटा, तो ये आ जाएगा x² माइनस ये हुआ 49 50/7x प्लस 1। पूरी इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7x² माइनस 50x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, इफ -4 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो k की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, x की जगह पे -4 हम रखेंगे और इसको 0 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा -4² माइनस -4, इसको रख देंगे 0, तो ये हुआ 16 + 4 -2 k इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 2k और k आ जाएगा 9। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब है हमारे पास ये थर्ड चैप्टर है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो, हमारे पास ये है x - y इज इक्वल टू 0, हम इसको x इज इक्वल टू y भी लिख सकते हैं। x और y इक्वल होने चाहिए इस लाइन पे, और ये है ओरिजिन पे, क्योंकि ओरिजिन क्या होता है? 0 0 होता है ना। ये चैप्टर हम 7 चैप्टर से भी हम ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि 7 चैप्टर से भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है। ओरिजिन होता है 0 0, और अगर आप 0 0 इसमें पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन। तो फिर यहाँ पे देखो, ये इसका और इसका सॉल्यूशन है, तो हमने बताने कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो यहाँ पे x की जगह पे हमने, देखो पहले इसको देखो, x की जगह पे 1 रखना है और y की जगह पे 2 रखना है, तो ये हुआ 2 - 6 + a इज इक्वल टू 0, और a आ जाएगा 4। इसमें रखते हैं इस वाले में, तो 2 × x1 है और y 2 है, तो 2 + 6 - b इज इक्वल टू 0, और b हो गया 8। तो हमारे पास a है और b आ चुका है। और आप देख सकते हैं कि अगर a को हम डबल करेंगे तो b के इक्वल आ जाएगा, है ना। a को डबल करेंगे तो बेसिकली 2a इज इक्वल टू b है यहाँ पे। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, हमने k की वैल्यू बतानी है जिससे कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हों। ठीक है, k यहाँ पर ये है, k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें a1 b1 c1 यहाँ पर ये होता है, और a2 b2 c2 ये होता है। वैल्यूज पुट करते हैं तो 3/6 इज इक्वल टू -1/-k इज इक्वल टू 8/16, है ना। यहाँ से वैल्यूज पुट कर दी हमने। ये 1/2 है, ये भी 1/2 है। इन दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं, तो चलो ये माइनस से माइनस कटा। अगर हम इन दोनों को लें तो हमारे पास है
1/2 इज इक्वल टू 1/k. It means k is equal to 2 and option B is correct. क्वेश्चन नंबर 21, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, ये सब पूछा है। यहाँ पे अगर हम देखें a1/a2 तो क्या है, ये आप देखो यहाँ पे ये इक्वेशन तो बढ़िया इस तरफ है। इस इक्वेशन को पहले हमें ठीक ठाक लिखना पड़ेगा। अगर 3x में उधर लेके जाऊँ तो ये बन जाएगा 3x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। a1/a2 क्या है, तो a1 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 1/3 हुआ। b1/b2 क्या है, ये है 2/6। c1/c2 क्या है, 5/-1। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, देखो ये कटेगा 1/3। क्लियरली देख सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये तो इक्वल हैं, बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये केस होता है नो सोल्यूशन वाला केस, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हों। तो इसको, ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर a1/a2, पहले तो इसको देखो सेम साइड लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देखो xy लेफ्ट में है, xy लेफ्ट में है, कांस्टेंट टर्म इधर भी राइट है, इधर भी राइट है, तो जब ऐसा हो तो पलटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। a1/a2 यहाँ पर क्या है, 6/36। b इज इक्वल अपॉन c2 3k/3। ये भी 1/6 है, तो इन दोनों में से इसी को ले लेते हैं, काफ़ी है। इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो k 1/6 आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये क्वेश्चन मिसिंग है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं। इसके रूट्स अगर रियल एंड इक्वल हैं तो कौन सा ट्रू है। देखो जब भी हमारे पास इसके रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो क्या सिचुएशन होती है, हमारे पास होता है जो डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम b² माइनस 4ac कहते हैं, ये है, ये 0 होता है इन केस ऑफ रियल एंड इक्वल। तो यानी यहाँ पर है b² माइन इज इक्वल टू 4ac, और अगर मैं ac की बात करूँ तो ये हो जाएगा b² अपॉन, नहीं, हाँ ठीक तो है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब यहाँ पर ये पूछा है कि इसके रूट्स कैसे हैं। देखो रूट्स का नेचर पता करने के लिए हमको चाहिए होता है b² माइनस 4ac, और वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर अगर देखें तो a यहाँ पर 1 है, b भी 1 है जो x के साथ होता है, और c भी 1 है, तो यहाँ पे पुट करते हैं b² माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा -3, यानी ये निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ना, 0 से कम नेगेटिव। और ये होता है केस जब रूट्स रियल नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है, नॉट रियल। अब हमारे पास ए बी के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट टर्म ये है, nth टर्म ये है, और सम ऑफ n टर्म्स ये, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जब हमारे पास फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हो तो सम का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, सम का हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 a प्लस an। ये है अपॉन 2, n हमने फाइंड करना है, और a फर्स्ट टर्म 7, और ये 84 क्वेश्चन में है। 2 से 2 कटा, और n आ जाएगा 2093 अपॉन, इनको प्लस करके आएगा 91, तो ये कटेगा 7 13 7 91, 7 7 1 7 7, फिर नहीं 7 2 14, फिर
7 नम 63, 299, और ये आएगा 13 दूनी 26, 13 तेरह 39, 23। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीप इन माइंड, ये सम ऑफ एम टर्म्स दिया है और हमने सेकंड टर्म बतानी है। तो कोई भी टर्म अगर बतानी हो, जैसे मान लो कि अगर हमें 10th टर्म बतानी है तो हमेशा S10 माइनस S9 कर लेंगे अगर 10 टर्म बतानी है। 15th टर्म बतानी है तो S15 माइनस S14 कर लेंगे। ऐसे ही सेकंड टर्म बतानी है तो S2 माइनस S1 कर लेंगे। अब S2 कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे M की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, तो ये होगा 8, 14, और S1 कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे M की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो ये हुआ 5। तो यानी A2 आएगा S2 माइनस S1, 14 माइनस 5 यानी 9, और ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। द कॉमन डिफरेंस इन विच दिस, हमने यहाँ कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। देखो A15 होता है A प्लस 14D, A11 होता है A प्लस 10D, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, A15 माइनस A11, तो इनको माइनस करेंगे दोनों को, तो A से A कट जाएगा और ये आएगा 4D, और ये 48 गिवन है ना, तो D क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना, 4 से डिवाइड करो 12, ऑप्शन ए करेक्ट है। विच टर्म, इसमें हमारे पास देखो कौन सी टर्म होगी ये बताना है, तो आप जानते हैं कि ये होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n पूछा है, nth टर्म दी है विच इज 16, ये an है, ये फर्स्ट टर्म है यानी a, और d है कॉमन डिफरेंस यानी इनका डिफरेंस, तो -26 माइनस -29, तो ये हो जाएगा -26 प्लस 29 यानी 3, तो बेसिकली कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 है, तो 6 ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आएगा 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर दो, चलो 3n माइनस 3, 3 इधर जाएगा प्लस होके 48 आ जाएगा, और n आ जाएगा 16, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। इस AP का हमने 10th टर्म बताना है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस के लिए माइनस कर लेंगे हम, 5 को 20 माइनस 1/4, तो 10 टर्म हमने निकालना है, ये होता है A प्लस 9D, A है 5 प्लस 9D है -1/4, 5 माइनस 9/4, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 9 यानी 11/4, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, 1 माइनस 4x/2x माइनस 1/2x, 2x हो गया ऊपर, 1 माइनस 4x माइनस 1, 1 से 1 कटा, माइनस 4x/2x, x कटा, 2 2 जा 4, ये आएगा -2, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि 2 ट्राइंगल हैं ABC और DEF,
बी और ई इक्वल हैं, एफ और सी इक्वल है और ये दिया है, तो इनमें से इन दो ट्राइंगल्स के बारे में बताना है कि कॉन्ग्रुएंट हैं या सिमिलर हैं, क्या है। देखो, जो इन दो ट्राइंगल्स के बारे में ये कहा गया है कि इनके दो एंगल्स इक्वल हैं, तो दो एंगल्स इक्वल हैं तो डेफिनेटली ये सिमिलर तो हैं, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल में क्या है, दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो वो सिमिलर हो जाते हैं, तो सिमिलर तो है। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि जो उनकी साइड्स हैं वो एक, कॉन्ग्रुएंसी की अगर मैं बात करूँ तो साइड इक्वल होती हैं। यहाँ पर ऐसा केस तो है नहीं, यहाँ पे कहा गया है कि इसकी साइड इसके 3 गुना है, ट्रिपल है, तो कॉन्ग्रुएंट तो फिर ये नहीं होंगे, तो यानी ये सिमिलर हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। समझ गए। अगर यहाँ पर ये होता इस तरह से कि ए बी इज इक्वल टू डी ई है, तो फिर ये दोनों होते, फिर ये ऑप्शन बी होता उस केस में। बट अभी क्या है, साइड इनकी इक्वल नहीं है, तो सिमिलर तो है क्योंकि एंगल्स इक्वल हैं, बट कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइड भी इक्वल चाहिए, तो वो नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, यहां पर हमने फाइंड करना है कि डी ई क्या है। आप ये फिगर देख सकते हैं, इस फिगर में हमने ये लेंथ फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, एक ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे और एक कंसीडर करेंगे बड़ा वाला ट्राइंगल जो ये है, एक ये ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। और अब हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं क्योंकि ये और ये एंगल इक्वल है, ये और ये एंगल इक्वल है। देखो मैं आपको सीधे क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि छोटे ट्राइंगल की ये साइड इज इक्वल टू अपॉन बड़े ट्राइंगल की ये साइड इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल की ये साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल की ये साइड, सिंपली। और जब ये वाली साइड पूछी हो ना तो हम यही अप्लाई करते हैं फिर, जो सिमिलर ट्राइंगल्स वाला रूल है। देखो ए डी है 5, लेकिन ए बी क्या है, ए बी यहाँ से यहाँ तक पूरा है, जो कि 5 + 2 ये 7.5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। डी ई हमने निकालना है और बी सी दे रखा है 12। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2/3, 3 से ये कटा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी ई आ जाएगा 8। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 56 एंड 48, तो पी क्यू अपॉन ए बी क्या होगा। देखो पी क्यू अपॉन ए बी की अगर मैं बात करूं तो साइड का, सिमिलर ट्राइंगल में साइड का रेशियो वही होता है जो कि उनके पेरीमीटर का रेशियो होता है, मतलब सेम होते हैं। यानी जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसका पेरीमीटर होता है ना, और ऊपर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। कहने का ये मतलब है कि जो पेरीमीटर का रेशियो होगा साइड का वही रेशियो होगा। तो पी क्यू क्या है, अब ये ध्यान रखना, पी क्यू आर का पेरीमीटर 48 है ना, कहीं 56 मत लिख देना। और ए बी सी का जो पेरीमीटर है ये 56 है, तो ये 8 से कटेगा, 8 6 8 7, तो आंसर है ऑप्शन बी। ये मत कर देना, ठीक है, ऑप्शन सी मत कर देना। ध्यान रखना कौन पहले कौन बाद में है। तो पी क्यू पहले है, ए बी बाद में है, तो पी क्यू आर ऊपर आएगा 48 एंड ए बी सी नीचे आएगा। यहां पर ये है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, ए बी एंड सी डी आर 2 कॉर्ड्स। बेसिकली ये फिगर अपने सामने देख सकते हैं, इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो यहां पर क्या है कि ये एंगल और ये एंगल होंगे इक्वल, बिकॉज सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी होंगे इक्वल, और ये भी इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बेसिकली एंगल डी इक्वल है एंगल बी के, एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, और एंगल पी और एंगल पी इक्वल हैं दोनों के लिए, जैसे ये और ये पी पी हो गए। तो अब यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ए और सी है, तो ए सी इक्वल है, बिल्कुल ठीक है। डी बी भी ठीक है, इक्वल है, बट पी और ए आ गया यहाँ पे, यानी ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी ए बी के इक्वल नहीं है, ये तो यहीं पे गलत हो गया। ऑप्शन सी
ए इक्वल है बी के, नो। ऑप्शन डी, ए इक्वल है सी के, बिल्कुल सही। डी इक्वल है बी के, ये भी सही। पी इक्वल है पी के, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, यहां पर ये कहा गया है कि ये दोनों पैरेलल हैं। ए पी अपॉन पी बी ये रेशियो गिवन है। ए सी है, ए सी जो ये पूरा है ये है 20.4। हमने फाइंड करना है ए क्यू। कैसे करेंगे? तो देखो, इस छोटे ट्राइंगल में जो ए पी है अपॉन बड़े ट्राइंगल की साइड ए बी इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल की साइड ए क्यू अपॉन बड़े ट्राइंगल की साइड 20.4। इतना सही है। बट द प्रॉब्लम इज हमारे पास ए बी पूरा नहीं है। बट ये जो रेशियो यहाँ पर गिवन है इसको आप एक काम कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल काम करेगा। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो ए पी है 4, ए बी यहाँ से यहाँ तक क्या है 13 + 4 यानी 17। ए क्यू हमने फाइंड करना है, ये है 20.4। तो 17 से ये जाएगा 1.2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू आ जाएगा 4.8। ऑप्शन डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। नहीं, ये तो करेक्ट है, कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर पक्का होगा। उल्टा करेक्ट नहीं है, टू सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। हाँ, ये बात भी सही कही गई है ना, कि अगर सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। अ स्क्वायर एंड रोम्बस ऑफ द सेम एरिया आर ऑलवेज सिमिलर, ये बात सही नहीं है। टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ये बात भी सही है। देखो, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो कितने भी छोटे और कितने भी बड़े ट्राइंगल होंगे उनके हर एक एंगल 60 होगा, तो ये सिमिलर होंगे। स्क्वायर और रोम्बस, अगर मैं बात करूं स्क्वायर की और रोम्बस, अगर यहां पर मैं ये साइड और ये साइड इक्वल लेंथ की लगा दूं और ये जो हाइट इनकी सेम रखूं तो एरिया सेम होगा दोनों का, लेकिन क्या सिमिलर है? बिल्कुल नहीं है। इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है। ऑप्शन सी सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन करेक्ट हो गया वो। यहां पर इस क्वेश्चन में ए डी है 2, बी डी है 3, बी सी 7.5, ये 7.5 है और ये पूछा है। तो अब तो आप इसको आराम से कर लेंगे। ध्यान रखना, हम क्या लेंगे, ए डी ये अपॉन पूरा ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ए डी है 2, ए बी है 2 + 3 5, डी ई हमने निकालना है और बी सी है 7.5। तो यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर, ये 15/5 हो जाएगा 3। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर हमने ए सी की लेंथ बतानी है। ए सी है ये, तो पहली बात तो ये कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, बिकॉज ये एंगल 22 है, कैलकुलेट कर लेना, और एंगल्स इससे इक्वल है तो ये सिमिलर हो गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो बेसिकली ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड। तो 5 9 45, 9 8 72, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी 8 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ए डी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल ए बी सी बनाते हैं। 5 - 6, बी है 6 4 और सी है 0 0। मीडियन होती है जो ए डी इस तरह से सामने वाली साइड के बिल्कुल मिड पॉइंट पे जाती है, तो डी मिड पॉइंट है। अब हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो तो उसके लिए डी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए। और वो कैसे निकलते हैं? वो निकलते हैं x1 + x2/2।
y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3,2, और ये तो है अपना ये, तो AD क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 3 में से 5 को माइनस करेंगे, -2 आएगा, क्योंकि हमने AD फाइंड करना है, तो ये D है और ये A है। 2 में से -6 माइनस करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, ये हुआ 4, ये हुआ 64, आंसर आया रूट 68, ऑप्शन ए करेक्ट है। डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 15, वैल्यू क्या है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहां पर हमारे पास ये दोनों एक जैसे हैं, तो अब एक आराम से यहां पे एक ट्रिक आप खेल सकते हैं कि 3 और x का जो डिफरेंस है वो ये होगा, यानी 3 माइनस x ये होगा 15, लेकिन ये ध्यान रखना x में से भी तो 3 माइनस कर सकते हैं हम, है ना, x में से भी तो 3 माइनस कर सकते हैं, तो दूसरा होगा कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 15, ये दो सिचुएशन आ जाएंगी यहां पर वो, और ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इक्वल है, तो कट ही जाएगा एक तरह से। तो यहां पर अगर हमें x निकालना हो तो ये -12 आएगा, और ये x निकालना हो तो 18 आएगा, और ये ऑप्शन बी करेक्ट है। यहां पर एक क्वेश्चन है, एक सर्कल है और इसका सेंटर गिवन है 2,0, जो डायमीटर है इसका वन एंड है 6,0, डायमीटर का दूसरा एंड पूछा है क्या होगा। तो हमेशा जो मिड पॉइंट होता है ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसी तरह से 0 होगा 0 प्लस y अपॉन 2, तो यहां से निकल जाएगा x और यहां से तो y 0 ही आएगा, तो -2,0, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, तो इनका मिड पॉइंट एक तो है -4,5, दूसरा है 4,6, तो जो इनका मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, तो दिस प्लस दिस अपॉन 2 जो कि 0 आ जाएगा, और दिस प्लस दिस अपॉन 2 ये आएगा 11 अपॉन 2। खैर पूछा है कि ये कहाँ पे होगा, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, और x कोऑर्डिनेट 0 y एक्सिस में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहां पर यह है कि पॉइंट P डिवाइड्स A है 4 - 5, B है 1 2, और एक पॉइंट है जो इसको 5:2 में डिवाइड कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ये सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो क्या होता है, कैसे निकलता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, है ना, x1 y1 x2 y2 और ये mn, इस तरह से m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, 5 + 8 अपॉन 7, 13 अपॉन 7। देखो x 13 अपॉन 7 केवल इसमें है, बाकियों में नहीं है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, ठीक है, y निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो टाइम बच जाएगा आपका। अब ये है एक रेक्टेंगल है, इसमें x o y z ये लिखे हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। पूछा है कि इनके डायगोनल्स की लेंथ क्या होगी, ये डायगोनल है। तो देखो अगर हम
निकालें यहाँ पे एक्स वाई, यानी एक्स वाई है ना, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स वाई अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट x2 माइनस x1, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा रूट 9 प्लस 16 यानी रूट 25, और बेसिकली ये आ गया है 5, तो आंसर है 5 यूनिट्स। ओके, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये 5 है तो ये वाला भी 5 होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर दिस। तो हाँ, एक सर्कल है जिसका डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं ये 5 माइनस 2 एंड 5 2। तो इसका रेडियस पूछा है, तो पहले तो डायमीटर निकाल देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये होगा दिस माइनस दिस, वैसे ये तो 5 माइनस 5 कट ही जाएगा, प्लस 2 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली ये आ गया है रूट 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 4 आ गया है। ये है डायमीटर, तो रेडियस जब हम निकालेंगे तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 4/2 यानी 2। ध्यान रखना ये है लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो प्लस माइनस नहीं लेंगे हम, तो इसलिए हम ओनली प्लस लेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 49, द पॉइंट्स दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल विच इज, तो हमने बताना है कि ये कि जिस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं वो ट्राइंगल किस टाइप का है, राइट एंगल है, आइसोसेलेस है, ये सब। तो ये तभी पता चलेगा जब हमें उसकी साइड पता चलेंगी। तो यहाँ पर ये ए बी सी है, तो हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे, फिर हमें पता चलेगा ए बी कैसे निकलेगा। तो रूट जैसे है ना, दिस माइनस दिस, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाते हैं तो 5 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। खैर ये तो 0 माइनस 0 है, तो बेसिकली ये आ जाएगा रूट 100 यानी 10 आ जाएगा। और बी सी निकालेंगे 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट 41। सी ए यहाँ पे ये भी 0 माइनस ये करेंगे तो ये भी वही आएगा, रूट 41 ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो साइड इक्वल हैं, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ऑप्शन बी करेक्ट है। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस इज। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये पूछा है कि एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसके नीचे है यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होती है उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू समथिंग होती है, जो भी यहाँ पर है। तो यहाँ पे -1 -2 -3 है ना, तो y इज इक्वल टू -3 इसकी इक्वेशन होगी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। हाँ, अगर y एक्सिस के पैरेलल ऐसे में होता तो उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू समथिंग करके होती। ए ओ बी सी इज अ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस दी हैं, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू। तो यहाँ पे ए ओ बी सी, ए है 0 2, ओ है 0 0, बी है 4 0 और सी के बारे में कुछ नहीं है, बट उसकी ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज रेक्टेंगल का डायगोनल तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। और डायगोनल डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा, लेकिन इसका स्क्वायर पूछा है तो रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 माइनस 0 का स्क्वायर है ना, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस ये, तो ये हुआ 20। और ध्यान रखना इसका स्क्वायर पूछा है तो आंसर 20 है। द लाइन रिप्रेजेंटेड दिस इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। देखो एक्स एक्सिस को जब इंटरसेप्ट कर, मतलब एक लाइन है और ये लाइन
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटती है इस तरह से। तो ये पूछा है कि जहाँ पे काटती है उसका ठीक मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये पूछा है। तो जब बात करते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उस पर सिंपली वाई ज़ीरो होता है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ वाई ज़ीरो पुट करोगे तो एक्स फोर आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे एक्स ज़ीरो होता है, तो अगर इसमें एक्स ज़ीरो पुट करोगे तो वाई सिक्स आ जाएगा, है ना। और अब इसके मिड पॉइंट निकालने हैं तो सिंपल है, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, तो ये आ जाएगा 2,3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। टू ऑफ द वर्टिसेस इस ट्राइंगल की ये हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट दैट डिवाइड्स पी क्यू इन दिस रेशियो। देखो पी क्यू ये है, तो जो पॉइंट पी क्यू को इस रेशियो में डिवाइड करे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सिंपली यहाँ पे डिवीजन फॉर्मूला लगेगा, जैसे ही होता ही है कि x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। एम यहाँ पे 2 है, रेशियो है ना, x2 है ये 5 प्लस n है रेशियो में 1 और ये है -1 अपॉन 2 + 1, तो ये हो जाएगा 10 - 1 अपॉन 3, x3 है, ठीक है, दोनों में से एक सही होगा। अब y निकालना पड़ेगा हमें, y mx2 यानी 2 × 2, y है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, 4 + 5 अपॉन 3, 9 अपॉन 3, ये भी 3 आया, तो यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस शुरू। ये लेजेंडरी क्वेश्चन है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसकी वैल्यू गिवन है, हमने फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो आप जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये होता है 1। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको ब्रेक करेंगे हम, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा 1। इसमें ये तो गिवन है कि ये है m और ये निकालना है, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/m, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। सेम क्वेश्चन इसके साथ भी बनता है, सेम क्वेश्चन बनता है cosec थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है, इसके साथ भी बनता है सेम क्वेश्चन। इफ दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा 0 है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। अब अल्फा प्लस बीटा cos कितना 0 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है, तो वो यहाँ पे लगा दो 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 90/2 यानी 45, और cos 45 1/√2 होता है, समझे। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे ये है, तो हमने थीटा की वैल्यू बतानी है। चलो ठीक है, 4 sin थीटा क्या होगा, यहाँ से 7 उस तरफ जाएगा, माइनस होकर 2 आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा 2/4, 2/4 1/2 होता है, तो और 1/2 साइन में कितना होता है, sin 30 होता है, तो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट है। ध्यान रखना, sin 30 और cos 60 इक्वल होते हैं, cos 30 एंड sin 60 इक्वल होते हैं, ये 1/2 √3/2, और 45 पे दोनों sin 45 और cos 45 भी इक्वल होते हैं, ये 1/√2। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखो ये है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos, 1/cos अगर ऊपर जाए तो sec बन जाता है, और एक sec पहले ही है, तो sec स्क्वायर थीटा हो गया ना ये।
अब अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन लें तो आपको जानी पहचानी चीज़ मिल जाएगी। और ये तो 1 होता है, तो बेसिकली इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ध्यान रखना, ये पता है ना आपको कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखो, इसकी वैल्यू हमने बतानी है ना, तो सिंपल बेसिक जो पहली चीज़ दिमाग में आती है कि सबको साइन कॉस में बदलो। ये सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो अगर ये नीचे जाएगा तो कॉस बन जाएगा। ठीक, अब आप वापस इस पे नोटिस करें तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन थीटा की जगह पे लिख सकता हूँ कॉस थीटा, और इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ये कट गया, 1 आ गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यहां पे हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ दिस, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो हमारे पास ये 7 है, ये 3 है, तो एक काम करो, इसको ब्रेक करो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा में, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा है, और ये हमने इसीलिए किया ताकि 3 हम यहाँ से कॉमन ले लें। और ये तो 1 होता है, तो 3 इंटू 1 3 हुआ, उस तरफ जाएगा माइनस होके तो 1 आ जाएगा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 1, है ना, ये 1 है, 3 इंटू 1 3 हुआ, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और अब हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा इसका स्क्वायर रूट यानी 1/2। वैसे आना प्लस माइनस चाहिए, बट माइनस आपकी सिलेबस में नहीं है। और कॉस कितना 1/2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां पे पूछा है कि इफ दिस, तो ये के की वैल्यू बताओ। सिंपली सबकी वैल्यू पुट करनी है। साइन 30 होता है 1/2, tan 45 होता है 1, और सेक 60 होता है। देखो सेक की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता चलती है, हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, और कॉस 60 होता है 1/2, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2, तो बेसिकली सेक 60 हो गया 2, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर ये कॉस थीटा दिया है, साइन फाई दिया है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी, तो सिंपली थीटा और फाई अलग अलग निकाल दो यहाँ से। तो कॉस थीटा ये है, तो थीटा क्या होगा, तो देखो कॉस 30 डिग्री ये होता है ना, और साइन 30 यही होता है। साइन 30 1/2 होता है, और कॉस 30 भी, कॉस 30 √3/2 होता है, तो बेसिकली दोनों 30 30 है, तो ये हो जाएगा tan 30 प्लस 30 यानी tan 60, एंड tan 60 √3 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। tan में tan जो 30 है ये होता है 1/√3, और tan 60 बड़ा होता है √3, और इनके बीच में जो tan 45 है वो तो 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 62, tan 3 थीटा की वैल्यू गिवन है, हमने θ/2 फाइंड करना है, यानी थीटा क्या होगा, तो देखो √3 होता है tan 60, तो इसका मतलब है कि 3 थीटा हो गया 60, यानी थीटा हो गया 3 से डिवाइड करेंगे तो 20, और पूछा है θ/2 क्या होगा, यानी ये आ जाएगा 10। ऑप्शन डी करेक्ट है। ये किसके इक्वल होगा, हमारे पास है cot थीटा प्लस tan थीटा, इसको साइन एंड कॉस में चेंज करेंगे हम, तो cot होता है cos अपॉन साइन, और tan होता है साइन अपॉन कॉस। एलसीएम लेंगे हम तो साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस का यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होगा,
तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, 1/sin थीटा कॉस थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, कॉसेक थीटा सेक थीटा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब ये क्वेश्चंस हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, एक काइट ग्राउंड से 150 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रही है और इट इज अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्रीज। तो ये ग्राउंड है और ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक स्ट्रिंग है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछा है कि इसकी लेंथ क्या होगी। इसकी लेंथ को हम x ले लेते हैं, ये 150 है। कैसे निकलेगा? तो देखो इस एंगल के हिसाब से ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। तो क्या फॉर्मूला होता है? तो ये है ना PBP/H पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज है इस वाले में, यानी साइन लगेगा। तो यहाँ पे आएगा sin 30 इज इक्वल टू 150/x। sin 30 होता है 1/2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा 300 मीटर्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर। ये एक वर्टिकल टावर है, इसके फुट से 30 मीटर अवे एक पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ये। तो हाइट ऑफ द टावर पूछी है। तो इस एंगल के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर है परपेंडिकुलर है एंड बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में tan वाले में होता है। तो यहाँ पे tan 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 होता है √3। तो h आ जाएगा 30 √3 एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अब हमारे पास ये है द टेंजेंट सर्कल्स के क्वेश्चंस हैं। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, ये इसकी डायमीटर है और इसके एक्सट्रीम से टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए, एक ये टेंजेंट और एक ये। तो ये क्या होंगे? तो देखो ये होंगे पैरेलल, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसका रीज़न अगर आप जानना चाहें तो सेंटर से जो टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसी तरह से ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है और ये 90 + 90 180 हो जाते हैं। और आप ये जानते हैं कि दो लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है और एक ही और अगर ये 180 डिग्री एंगल बन जाए तो फिर लाइंस पैरेलल होती हैं। ओके, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है ये। हमारे पास ये फिगर है और इस फिगर में हमने वैल्यू फाइंड करनी है एंगल APO, यानी इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कैसे होगा? तो देखो ये है 90। क्या बताया था मैंने अभी कि टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम जब ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री है। तो ये हो गया 90। और अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको पता होना ही होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है और ये उसका एक्सटीरियर एंगल है तो ये सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये 115 इक्वल होगा, एक तो ये जो हमने फाइंड करना है प्लस 90, यानी एंगल APO प्लस 90। तो यहाँ से एंगल APO आ जाएगा 90, इधर जाएगा माइनस होगा 25 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर PA एंड PB टेंजेंट्स हैं। PA 5 है, ये 5 है। तो पूछा है कि AB क्या है, हमने ये बताना है। तो देखो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट से तो परपेंडिकुलर
जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट से किसी सर्कल पे, तो इन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। तो बेसिकली यहाँ पर पी ए इज इक्वल टू पी बी है, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा। और अब ये बिकॉज 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग जाएगी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी ये √50 हुआ। अगर हम ए बी यहाँ पर लिखें तो ये हो जाएगा 5√2। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे हमने फाइंड करना है एंगल सी बी ए, ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो देखो डायमीटर सर्कल पे एंगल बनाती है 90, तो ये तो 90 है, फिक्स है, ये तो श्योर है। और ये भी 90 है, अभी मैंने समझाया था, क्योंकि ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 से अगर आप ये 40 माइनस करेंगे तो ये एंगल हमें मिल गया है, ये है 50, और ये 50 है, ये 90 है, तो 90 प्लस 50 क्या हुआ 140। तो 180 में से ये 140 माइनस करेंगे हम, आंसर आएगा 40, एंड ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर ये है सिचुएशन, और हमने फाइंड करना है एंगल आर एल एम, ये एंगल हमने फाइंड करना है, ये एंगल। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से इसको ज्वाइन करते हुए। अब ये तो आपको पता ही है कि ये 90 डिग्री है ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है सेंटर से जब लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे। अब आप इस ट्राइंगल को देखें, अगर ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल को अगर आप देखें तो इस ट्राइंगल पे ये और ये साइड इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियाई हैं, तो इस वजह से ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है, और ये भी 30 डिग्री होगा। अब ठीक है, तो 90 में से 30 माइनस करो, ये आ गया 60, हमारा आंसर है ऑप्शन ये बी करेक्ट है, 60। लार्ज सर्कुलर पिज्जा डिवाइडेड 5 इक्वल पार्ट्स, तो सेंट्रल एंगल क्या होगा, देखो ये है और ये 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है, तो एंगल पूछा है तो ये तो सिंपल ही हो गया, 360 को 5 से डिवाइड कर देंगे हम, आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। ऑप्शन डी करेक्ट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखो 2 सर्कल्स है, एक ये और दूसरा ये, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कितनी हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं इन पे कॉमन टेंजेंट, तो एक तो यहाँ से हो गया और दूसरा यहाँ से हो गया, यही 2 कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब यहाँ पर हमने फाइंड करना है x क्या है, तो देखो ये है 90, ये तो आप जानते हैं, और वही है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, 90 प्लस 35, तो 125 इज द आंसर। यहाँ पर हमने एंगल MON फाइंड करना है, ये क्या होगा, कैसे फाइंड होगा, तो देखो ये आप जानते हैं 90 है, अभी समझाया था, 90 में से 70 गया तो बचा 20, यानी ये 20 हो गया। अब ये 20 तो ये भी 20 होगा, बिकॉज ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो 20 प्लस 20 हुआ 40, एंड तीनों एंगल्स को प्लस करके 180 आता है, तो माइनस करेंगे, ये 140 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने एंगल POA फाइंड करना है, POA ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये जो लाइन होती है PO, तो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स करती है, तो इस वजह से ये एंगल 80, मतलब ये और ये एंगल इक्वल होते हैं, तो बेसिकली ये 40 डिग्री हो जाएगा, यानी 80 का हाफ। ये 90 है, कई बार समझा चुका हूँ, टेंजेंट है, इस 90 डिग्री बनाती है, तो ये क्या बचा, तो 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर देंगे, यानी 130 माइनस कर देंगे, ये हुआ 50, तो ये 50 हमारा आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस। इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। देखो हमारे पास एक सर्कल है और ये एक सेक्टर ऐसे बनता है, इसका एरिया, तो ये एंगल थीटा है, रेडियस आर है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये है 54 पाई, आर गिवन है 36,
हमने फाइंड करना है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है, तो बेसिकली केवल आर्क फाइंड करना है हमने, जो ये हिस्सा है ये फाइंड करना है, ये कितना है। इसकी लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो अगर हम यहाँ से थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr निकाल पाएँ तो कैसे करेंगे, तो देखो बहुत ही समझदारी से हम यहाँ पे कर सकते हैं। थीटा अपॉन 360, अब एक काम करो, पाई और आर, ये आर मैंने अलग कर दिया, ठीक है ना, समझ गए, ये आर स्क्वायर था, आर मैंने अलग कर दिया। मैं इसको ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी जो आपको तरीका सही लगे वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, तो 2 से मैं डिवाइड भी करूँगा यहाँ पे, है ना, तभी तो होगा 2 से मल्टीप्लाई। और देखो बिल्कुल ये चीज़ आ गई है, ये ब्रैकेट अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो सेम चीज़ यहाँ पर मिल गई है जो यहाँ पे हमें चाहिए। तो ये क्या होगा, देखो r/2 को दूसरी साइड लेकर जाना है हमने बस। तो 54 पाई इंटू 2 ऊपर गया और r नीचे आया। r क्या था, 36, 18 18 3 54, 3 पाई। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये टाइम बचाने का है, बाकी आप आराम से इसको कर सकते हो, थीटा निकाल के और यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बहुत बेस्ट लगा मुझे ये तरीका। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज, तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है और एक सेक्टर है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बेसिकली सेक्टर ये है, इसकी पेरीमीटर पूछिए। तो देखो रेडियस गिवन है 7। अगर कहीं से हमें ये पता चल जाए तो फिर आराम से निकाल सकते हैं। और ये आर्क क्या होगा, ये है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। थीटा है यहाँ पे 90 एज यू कैन सी, 2 पाई है 22/7 और r तो 7 ही है। तो ये कटा 4, 7 से 7 गया, 2 और ये आ जाएगा 11। ठीक है, तो ये 11 आ गया है। तो बेसिकली 7 + 7 + 11 यानी 25। ऑप्शन डी करेक्ट है। इफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज़ एरिया दिस यूनिट्स सेंटर एंगल 72 है, तो रेडियस क्या होगा। देखो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर, और ये है 40 पाई गिवन है। थीटा 72 अपॉन 360, पाई को पाई रहने दो, वो कट जाएगा, r स्क्वायर 40 पाई से पाई कटा, ये 5 टाइम्स किया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर आ जाएगा। 40 इंटू 5 हुआ 200। ओके, तो r क्या हो जाएगा, √200। √200 का मतलब है 100 इंटू 2 यानी 10√2। ठीक है, और ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसको मोड़कर एक आर्क बनाया गया। तो ये पूछा है कि ये एंगल कितना सबटेंड करेगा सेंटर के साथ। तो ये एंगल पूछा है। देखो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, थीटा हमने निकालना है 2π, r यानी रेडियस, रेडियस यहाँ पर गिवन है ये 60/π, और लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर गिवन है 20। तो ये कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 3 और थीटा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60 डिग्रीज। ऑप्शन बी करेक्ट है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स ये गिवन है, तो उनके सरफेस एरियाज का रेशियो बताना है। देखो 2 क्यूब यहाँ पर हम ले लेते हैं, एक छोटा क्यूब एक बड़ा क्यूब ले लेते हैं। इनकी साइड्स एक A1 है एक A2 है। तो इनकी साइड्स का देखो, पहली बात तो ये है कि इनके वॉल्यूम क्या होंगे। तो इसका वॉल्यूम ये है, दूसरे का वॉल्यूम ये होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, सिंपली साइड का क्यूब होता है। 8 यहाँ पे 2 का क्यूब और 125 होता है 5 क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया A1/A2 आ गया,
2/5 और हमने फाइंड करना है उनका सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया होता है ये 6a² होता है ना, तो ये हो जाएगा, यानी 6 से 6 कटा और ये जो a1/a2 हमारे पास है उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4/25 इज द आंसर। बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 है, अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर्स। एक सॉलिड स्फीयर हमारे पास है और उसको हमने कट किया 2 हेमिस्फीयर्स में। तो हेमिस्फीयर एक ये हो गया इस तरह से और एक ये। तो जब कट किया तो इसमें इस तरह से भी सरफेस बनती है ना ये। क्वेश्चन ये है कि द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, तो उनके सरफेस एरिया के क्या रेशियो होगा। देखो जब हम इसकी बात करते हैं पूरा सॉलिड स्फीयर है, इसका सरफेस एरिया 4πr² है। हेमिस्फीयर की जब बात करते हैं तो ये तो हो गया 2πr² कर्व्ड वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हो गया πr²। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला हिस्सा हो गया πr² और कर्व्ड वाला हिस्सा हो गया 2πr²। ठीक है ना, तो यानी ये हो जाता है 3πr²। तो टोटल जब हम मिलाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 6πr²। और जब हम रेशियो निकालेंगे तो बेसिकली ये 2/3 आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब। एक हमारे पास क्यूब है और उससे हमने काट कर एक कोन निकाला है। तो जो कोन उसमें हम निकालेंगे उसका देखो किस हिसाब से ये कोन होगा। कोन का टॉप ये है और कोन का बेस ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये है। तो अब यहां पे ये पूछा है कि कोन का वॉल्यूम क्या होगा। कोन का वॉल्यूम पूछा है तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। तो यहाँ पे r क्या है, r है रेडियस। तो रेडियस देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक है 2, तो रेडियस करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। और हाइट देखो ये हाइट क्या है, तो हाइट वही है जो इसकी साइड है यानी 2, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई 2π/3। कहने का ये मतलब है ऑप्शन डी करेक्ट है। स्टैट्स के क्वेश्चन है हमारे पास ये है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्या होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है 0 अगर आपको ऑलरेडी आता है। ये क्यों है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इसका अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा सिग्मा FIXI माइनस सिग्मा ये। अब यहाँ पे ये तो बाहर आ सकता है क्योंकि ये एक एवरेज है, ये बाहर आ सकता है इससे। यहाँ तक भी सब ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे ये एवरेज है, ये बार लगा हुआ ना, ये एवरेज है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, फॉर्मूला सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F, ये है ना फॉर्मूला। और ये तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब आप नोटिस करेंगे कि ये इससे कट गया और ये दोनों बिल्कुल सेम है और वो भी कट जाएंगे और इसका आंसर आएगा 0। ठीक। द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज्ड इन ऑर्डर इज कॉल्ड। देखो जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है उसको मीडियन कहते हैं, जो सबसे सेंटर में आती है ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, जैसे हम लिखते हैं ना कि 1 2 4 8 10, तो जो सबसे सेंटर में आती है उसको कहते हैं मीडियन। मोड एंड मीन गिवन है यहाँ पे और हमने मीडियन फाइंड करना है। तो देखो एक इंपीरिकल फॉर्मूला कहते हैं उसे कि 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ये बहुत ही ज़्यादा क्लासिक फॉर्मूला है, आप इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पर। यानी मीन और मोड दो चीज़ें दी हो, तीसरी चीज़ निकलती है इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर 2 इंटू मीन क्या है, मीन है 18 और मोड है 15, तो ये हुआ 18 दूने 36 और कितना हो गया प्लस करके 51। तो मीडियन आ जाएगा
3 से हम डिवाइड करेंगे, 17x, ऑप्शन सी करेक्ट है। इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 2, द मीडियन ऑफ द न्यू डेटा विल इंक्रीज बाय 2, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर हमारे पास जैसे 1 2 3 7 8 है, इसका मीन यहाँ पर, इसका मीडियन है 3, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। अगर हम हर एक को 2 से बढ़ा दें तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, नहीं 2 से बढ़ाएंगे ना, ये 5 होगा, ये 9 होगा और ये 10 हो जाएगा। तो मीडियन ये है और आपने देखा मीडियन 2 से बढ़ गया है। After an examination, the teacher wants to know the marks obtained by maximum number of students in her class. She requires to calculate what? तो सबसे ज़्यादा बच्चों के जो मार्क्स हैं, यानी she wants to calculate mode. ओके, क्योंकि मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, जो सबसे ज़्यादा बार आती है, दैट इज मोड। मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट। ओके, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 15। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। 5 ऑब्जर्वेशन का मीन है, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन ये है, फर्स्ट 3 का है 14 एंड लास्ट 3 का है 17। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होगी? तो देखो आपको पता होगा कि ये मीन है, 5 ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं, A1 A2 A3 A4 A5। मीन अगर इनका 15 है तो इनका टोटल क्या होगा? तो 15 इंटू 5 यानी 75 हो जाएगा। ठीक, जो फर्स्ट 3 हैं उनका मीन है 14, तो टोटल क्या होगा? तो 14 इंटू 3 यानी 42। और जो लास्ट 3 हैं इनका मीन है 17, तो इनका टोटल क्या होगा? फिर से 17 इंटू 3 यानी 51। समझे? अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 93। लेकिन आपने नोटिस किया इनको प्लस करने पे हमारे पास क्या आया? खुद सोचो। हमारे पास आया A1 प्लस A2 प्लस 2A3 प्लस A4 प्लस A5। ठीक है, और इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमें A3 मिल जाएगा, हमें A3 मिल जाएगी, क्योंकि A3 यहां पे 2 है, बाकी सब कट जाएंगे, A3 एक बच जाएगा और A3 होगा 93 माइनस 75 यानी 18। ऑप्शन सी करेक्ट है। इनका मीन 7 है, x की वैल्यू क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन है, 2 प्लस 9 प्लस x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 अपॉन 7 है ना, क्योंकि ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये इनका मीन भी 7 है। तो यहाँ पर देखो x प्लस 2x कितना हुआ? 3x। 9 9 तो 11, 11 6 17 20 25 35 40 40 11 20 40। ठीक है, तो 3x आ जाएगा 9 और यहाँ से x आ जाएगा 3, तो यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। और अब प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस हमारे पास हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर ऑफ विनिंग अ गेम, विनिंग की प्रोबेबिलिटी अगर ये है तो लूजिंग की क्या होगी? तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी सभी जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनका प्लस करके 1 आता है, विनिंग और लूजिंग को प्लस करके 1 आएगा। अब ये 0.79 है तो लूजिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हम माइनस कर देंगे, है ना, 1 में से विनिंग माइनस कर देंगे, लूजिंग आ जाएगा, या 0.21। ऑप्शन डी करेक्ट है। ध्यान रखना, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता तो भी इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता पहले, तब जाके परसेंटेज बनता, तो ये हो जाता 21%। तो ये और ये बिल्कुल एक जैसा है ना, लेकिन हम सीधे ही परसेंटेज नहीं लगा देते जैसे ऑप्शन सी में लगा रखा है, तो इसलिए ये गलत है।
अब ये है फ्रॉम द डेटा दिस ऑल इवन नंबर्स आर रिमूव्ड। अगर हम इसके इवन नंबर रिमूव कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रैंडम प्राइम नंबर क्या होगा। अब इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो इसमें प्राइम नंबर है एक ये, एक ही तो है, वन प्राइम नहीं है ध्यान रखना, और ये तो खैर वैसे भी नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल आउटकम में केवल एक ही है, प्राइम नंबर एक ही है, टोटल आउटकम टोटल इसमें 5 हैं, 2 तो हमने शुरू में हटा दिए थे, 5 हैं इसमें, तो ये 1/5 ऑप्शन बी करेक्ट है। 2 dice are rolled together, the probability of getting sum of numbers on the 2 dice as 2 और 3 और 5। देखो सम 2 किस केस में आता है, 2 आता है जब पहले में 1 हो दूसरे में 1 हो, 3 आता है जब पहले में 1 दूसरे में 2 या दूसरे में 1, या तो पहले में 1 दूसरे में, या तो पहले में 2 दूसरे में 1। और 5 कब आता है, 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1। तो टोटल कितने केस हो गए फेवरेबल आउटकम्स, 1 2 3 7 हो गए। और टोटल कितने होते हैं, तो देखो जब 2 डाइस को रोल करते हैं तो एक डाइस में तो 6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 डाइस में आउटकम 6 × 6 हो जाता है यानी 36। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 होते हैं, तो 7/36 इज द आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। देखो फेस कार्ड होते हैं जिसमें फेस बना होता है, जैसे जे क्यू एंड के होते हैं फेस कार्ड्स। अब रेड पूछा है तो रेड देखो 2 ब्लैक 2 रेड होते हैं, तो 2 जे हो गए, 2 क्यू 2 के हो गए, टोटल कितने हो गए यानी 6 हो गए। और मतलब 6 हो गए फेवरेबल, और टोटल कार्ड्स हैं 52। तो सिंप्लीफाई करेंगे 3/26, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 2 dice are rolled together, the probability of getting sum of 2 numbers more than 10। देखो सम हो मोर देन 10, ध्यान रखना कभी कभार 10 और मोर पूछ लेते हैं तो उसमें कंफ्यूज मत होना। मोर देन 10 का मतलब है कि सम या तो 11 हो या 12 हो। 11 का केस होता है पहले में 5 दूसरे में 6, या फिर पहले में 6 दूसरे में 5। 12 का केस होता है 6 6। तो हमारे पास फेवरेबल तो है आउटकम 3, टोटल आउटकम 36 आप जानते हैं 2 डाइस में, तो 1/12 आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब ये है अ बॉक्स कंटेन्स 6 से लेके 55 तक उसमें नंबर लिखे हैं कार्ड्स में। एक कार्ड ड्रॉ किया गया फ्रॉम द बॉक्स, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो कार्ड एक परफेक्ट स्क्वायर हो। देखो 6 से लेके 55 तक कितने नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है और 49 है, टोटल कितने हुए 5, है ना। और 6 से लेके 55 तक कितने कार्ड्स हुए टोटल, अगर आप गिनने शुरू करें तो टोटल 50 कार्ड्स हुए। भाई 6 से लेके 55 तक कितने कार्ड्स हैं, तो तरीका ये है कि 55 में से इससे एक कम माइनस कर दो यानी 5, ये 50 आ जाएगा और आंसर है 5/50 यानी 1/10, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन इवन प्राइम नंबर आउट ऑफ द नंबर 1 to 30, 1 से लेकर 30 तक से हमने एक इवन प्राइम नंबर ड्रॉ करना है। इवन प्राइम नंबर होता है 2, यानी केवल एक ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होगी इवन प्राइम नंबर ड्रॉ करने की, क्या होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल है एक ही नंबर ऐसा है, ठीक है, तो 1 एंड टोटल है 30, 1 से लेकर 30 तक, तो आंसर 1/30, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑलराइट नेक्स्ट, in a cricket match a batsman hits the boundary 7 times out of 42 balls he plays, तो नॉट हिटिंग अ बाउंड्री की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, हिट करने की होगी फेवरेबल अपॉन टोटल यानी 7/42, और ये 1/6 आ गया है। तो नॉट हिट की क्या होगी, तो नॉट हिट के लिए हम क्या करेंगे 1 माइनस हिट की प्रोबेबिलिटी, ये सिंपल याद रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो 1 माइनस हिट की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और ये 5/6 आ जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर्स। देखो 2 डाइस को हमने थ्रो किया तो उनमें डिफरेंट नंबर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहली बात तो देखो कि सेम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो 1 1 हो गया, फिर 2 2 है, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। ये हैं सेम नंबर। कितनी बार ऐसा हुआ? 6 टाइम्स, यानी 6 बार ऐसा होता है जब हमारे पास सेम नंबर आते हैं। तो यानी सेम नंबर नहीं आए, डिफरेंट नंबर आए, ऐसा होता है हमारे पास कितनी बार? 36 में से 6 हटाओ, 30 टाइम्स ऐसा होता है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डिफरेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 30 केसेस ऐसे जब नंबर डिफरेंट आते हैं, अपॉन टोटल तो 36 केसेस है, तो ये आएगा 5/6। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/6। देखो करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी गेस करने की है x/6, और नॉट गेसिंग करेक्ट आंसर की है 2/3। तो कैसे करेंगे? तो देखो सिंपली ये होता है, जैसे मैंने बताया था कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज 1 करते हैं हम, यानी यहां पर जैसे करेक्ट गेसिंग, नॉट करेक्ट गेसिंग, सबका मिला के ये 1 होगा। और यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो x/6 आ जाएगा 1 - 2/3, ये आ जाएगा 1/3, x आ जाएगा 6/3 यानी 2। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑलराइट, एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर ये नंबर्स आप देख रहे हैं, इसमें से हमने चूज़ करना है एक ऑड प्राइम नंबर। तो इसके चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑड प्राइम नंबर। तो देखो यहाँ पे ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से यहाँ पे, ये देखो पहले ऑड प्राइम नंबर यहाँ पे है 3 है, 5 है और 7 है, ये ऑड प्राइम है, ठीक है, बाकी नहीं है ऑड प्राइम। यानी 3/, और टोटल नंबर है 1 से लेके 9 तक, सभी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/9, तो ये हो जाएगा 1/3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।